हमारे बूढ़े पेरेंट्स को इस तरह से सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा है। Social security is almost non-existent, so they are left to their own devices. जरा इन वीडियोस को देखिए, कितनी बेशर्मी से आज के बच्चे अपने बूढ़े पेरेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि कोई किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। और ये हालत कहीं फ्यूचर में हमारी ना हो जाए, इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के ये मिलेनियल्स यानी मेरी और आपकी उम्र के लोग 2050 तक आते आते बूढ़े पेरेंट्स की कैटेगरी में ही होंगे। और ये वो टाइम होगा जो बूढ़े पेरेंट्स के लिए डिजास्ट्रस होगा। इसीलिए अभी भी टाइम है, इस वीडियो को एंड तक देखो और फिर डिसाइड करो कि आखिर करना क्या है। ये लड़का कैसे अपने पेरेंट्स को सड़क पर यूं ही छोड़कर जा रहा है। वो उसको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट अब तक तो वो जा चुका है। ये है मिस्टर राजू फूलजले, जिन्होंने एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो दी थी और साथ में अपनी नौकरी भी। एक दिन उनके बच्चे अपने घर से कई किलोमीटर दूर एक अस्पताल में उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। दिल्ली में छोड़ दिया तो मैं 2-3 दिन एकदम यहाँ वहाँ भटका खूब। मेरे को बोला कि यहाँ पर रुको, मैं डॉक्टर के पास मिल के आता करके बोल के चला गया। मेरे आया नहीं फिर मुड़ के उन लोगों को। 2-3 दिन तक वहाँ इंतजार करने के बाद जब उन्हें कोई लेने नहीं आता, तब उन्हें एक वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया जाता है। ये आश्रम में करके कितना अच्छा हुआ, मैं आगे नहीं तो कौन से कूड़ेदान में पड़ा रहता था, कहाँ के मरता था पता ही नहीं। और तब से लेकर अब तक वो वहीं रह रहे हैं। अब हालत ये है कि उनका बेटा ना तो उनसे कोई संपर्क करता है, ना ही उनके पास अपने बेटे की कोई तस्वीर बची है। क्या आपको पता है हमारा देश तेजी से बूढ़ा हो रहा है। हम इंडिया को अक्सर एक यंग देश के रूप में देखते आए हैं, बट हकीकत आज तेजी से बदल रही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2023 तक इंडिया में लगभग 153 मिलियन लोग ऐसे थे जो 60 साल या फिर उससे ऊपर के थे, जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 11% हिस्सा थे। बट ये फिगर अब तेजी से बदलती जा रही है। अनुमान है कि 2050 तक इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन 300 मिलियन प्लस होगी, जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% हिस्सा होगी। यानी हर 10 में से 2 व्यक्ति बूढ़े हो चुके होंगे। और आज की ये वीडियो हमारी और आपकी उम्र के लोगों के लिए एक वार्निंग है कि ये जो फूलजले जी की कहानी है, ये कल हमारी और आपकी कहानी भी हो सकती है। और सिर्फ यही कहानी क्यों, 2025 का महाकुंभ मेला ही ले लो, जो बूढ़े पेरेंट्स का डंपिंग ग्राउंड बनकर रह गया था। ये है रेखा द्विवेदी जी। इनके 4 सेटल्ड बेटे हैं और 4 सेटल्ड बेटे होने के बावजूद वो इन्हें महाकुंभ में छोड़कर चले गए। हम खुद हैरत में हैं कि हमने कैसी परवरिश कर दी बच्चों की, माँ को नहीं पहचानते। और तो और जब एनजीओ वालों ने इनके घर वालों से संपर्क करने की कोशिश करी तो किसी ने इन्हें घर ले जाने से ही मना कर दिया। अब हमें नहीं पता उनके मन में क्या है कि माँ पूछ रही है कि हम घर आए कि ना आए। वैसे तो हम में से सभी लोग लगभग महाकुंभ में अपने पाप धोने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। अब इस बूढ़े कपल को ही देख लो, 3 सेटल्ड बच्चे हैं इनके, फिर भी इन्हें महाकुंभ में छोड़ दिया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में यदि एकाधा केस ऐसा हो भी गया तो भी कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है। कई सारे सोशल वर्कर्स ने ऐसे काफी सारे केसेस नोटिस किए हैं जिसमें बूढ़ी औरतें अपने ही परिवार के द्वारा छोड़ दी जाती हैं। कई सारी औरतें मंदिर के पास बैठी मिलती हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि घर लौटना कैसे है। और आयरनी तो देखो, जिस देश में मातृदेवो भव और पितृदेवो भव हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, उस देश में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बट ज्यादा इमोशनल होने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी। क्या आपको डियर जिंदगी का आलिया भट्ट का ये वाला सीन याद है? तुम बच्चों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कितना टफ काम है एक पेरेंट होना, एंड इट्स नेवर एंडिंग। कभी खत्म ही नहीं होता। तो खत्म कर दो ना, जस्ट एंड इट। पेरेंट होने का काम खत्म कर दो ना। बच्चे पालना इतना टफ काम है तो जस्ट एंड इट ना, जस्ट एंड इट। जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि मुंह बनाती है, ये करती है, वो करती है। बच्चे पैदा करने का आइडिया किसका था? आपका, करेक्ट? और फिर जो चाहा उनके साथ किया, व्हाटएवर यू वांटेड, ओके? और फिर ब्लेम भी हम पे ही डालते हो। एंड यू से टफ है। व्हाट डू यू मीन बाय टफ है मैन? टफ है माय फुट। ये सीन बेशक एक मूवी का है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज द रियलिटी टुडे। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वो इमोशनल बॉन्ड बना ही नहीं पाते। मम्मा देखो तो मैंने क्या बनाया। क्या है भाई, लीव मी अलोन। तुम फिर से टाइम वेस्ट कर रही हो डूडलिंग और ड्राइंग पर। उनके बच्चे तो बस पल गए होते हैं। दूसरी गलती तुम्हें पैदा करना। कई सारे पेरेंट्स पहले अपने बच्चों की एजुकेशन में अपनी मनमानी चलाते हैं। एक्चुअली
मैं ये कह रहा हूँ कि कितने कमाल के फोटो खींचे सर उसने। इसको आप इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? इसको तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए। फिर उन्हें कॉलेज कौन सा लेना है इसमें भी मनमानी। अपने राणे की लड़की, क्या नाम है इसका? ख्याति। बंबई से पढ़ के आई है, अपने बाप का पूरा धंधा संभाल रही है, 2 साल के अंदर उसको मार्केट लीडर बना दिया। इसको देख लो जरा। पापा वो सीए नहीं कर रही ना, उसके दुनिया भर का एक्सपोजर है। आपने मुझे भी कॉलेज जाने दिया होता। जबान मत लड़ा मेरे साथ, अभी बता रहा हूँ तुझे। चुप 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 एकदम। सब्जेक्ट कौन सा, करियर कौन सा, यहाँ तक कि किस जीवन साथी के साथ में अपना जीवन बताना है, इसमें भी अपनी मनमानी चलाते हैं। बेटी की शादी पिता की मर्जी से ही होती है। शादी के बाद पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए, यही इस खानदान की मर्यादा है। और फाइनली जब उनका बच्चा अपने उसी लाइफ पार्टनर के साथ जिसे उसके पेरेंट्स ने चूज किया है उसके साथ फाइनली खुश रह रहा होता है, अपने डिसीजंस खुद ले रहा होता है, तब उन्हें उसमें भी अपनी मनमानी चलानी है। चुप क्यों हो? ठीक है भाई, अगर मैंने कुछ बुरा कहा हो तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर माफी से भी काम नहीं चलता तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इससे तुम्हें खुशी मिलेगी ना? माँ प्लीज मेक यू हैप्पी। माँ इससे खुशी मिलेगी तुम्हें। दिस इज व्हाट शी वांट्स। क्योंकि यही तो किया है ना अभी तक। ऐसे में रोज घर का कलेश और फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो कई बार ये पेरेंट्स अबेंडनमेंट जैसी चीजें अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में आकर भी की जाती है। बट यस, आई टोटली अग्री कि इस सिचुएशन से निकलने का दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द राइट वे। तो अब सवाल ये है, तो फिर राइट वे है क्या? वेल, उस राइट वे को वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल समझना ये है कि अभी तो ये समस्या हमें छोटी लग रही है, बट आज ये प्रॉब्लम एक सोशल इशू होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इशू भी है, क्योंकि आज हमारा डिपेंडेंसी रेशो लगातार बढ़ता जा रहा है। सी, डिपेंडेंसी रेशो ये मेजर करने का एक तरीका होता है कि कितने लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर है, जैसे बच्चे या फिर बूढ़े जो जनरली काम नहीं कर सकते, और उनका कंपैरिजन होता है उन लोगों से जो एक्टिवली काम कर पाते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन है 100 और उस गांव में 35 ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते, यानी बच्चे या फिर बूढ़े, और 65 लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली काम करके कुछ पैसा घर ला सकते हैं। तो यदि हम इस गांव का डिपेंडेंसी रेशियो निकालना चाहे तो डिपेंडेंसी रेशियो का सीधा सीधा फॉर्मूला है नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग पीपल इनटू 100। तो इस गांव का डिपेंडेंसी रेशियो होगा 35 डिवाइडेड बाय 65 इनटू 100, यानी 53.84%। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस गांव के हर 100 व्यक्ति को अपना ख्याल रखने के साथ साथ 54 और ऐसे लोगों का ख्याल रखना है जो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट है, जो उन्हें लगता है कि उनके ऊपर अननेसेसरी का बर्डन ही तो है। अब इससे ये तो साफ है कि कम डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है वर्किंग क्लास पर इकोनॉमिक प्रेशर का कम होना, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश का डिपेंडेंसी रेशियो 2020 में 57% था, जो 2050 तक 61% होने का पूरा प्रोजेक्शन है, जो सच में एक चिंता करने वाली बात है। अब इसी डेटा को आप इस रिपोर्ट में भी देख सकते हो। अब जो ये ग्रे लाइन है वो कैसे ऊपर चलती चली जा रही है, और ये जो ब्लू लाइन है वो लगातार नीचे चलती चली जा रही है, जो एक्टिव यंग पॉपुलेशन का इंडिकेशन है, जो साफ ये बताता है कि हमारा देश लगातार तेजी से बूढ़ा हो रहा है। पेप्सिको ने साल 2000 में इंडिया में यंगिस्तान नाम का एक कैंपेन चलाया था। चाहो तो सब कुछ है आसान। इसमें इंडिया को हिंदुस्तान की जगह यंगिस्तान बताया गया था, यानी लैंड ऑफ यंग पीपल, जो काफी पॉपुलराइज भी हुआ था। और सच भी था, इंडिया में उस वक्त लार्जेस्ट ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन थी। हमारी सरकार ने भी इंडिया को एक युवा शक्ति कहकर काफी वाहवाही लूटी थी और काफी सराहा भी था। लेकिन आज 2025 में स्थिति बिल्कुल अलग है। इस वक्त हम 2050 के ज्यादा करीब है, रादर सन 2000 के, और आज हम यंगिस्तान से ओल्डिस्तान कब बन जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। वेल, अब एक और चीज है जो इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब तक हमें ये तो समझ आ ही गया है कि जितने लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे उतना ही डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा, और इससे ये तो क्लियर है कि इंडिया में धीरे धीरे एक डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हर कोई यही चाहेगा ना जितने पैसे वो कमा रहे हैं उतने पैसे वो खुद पर खर्च करें, उन पर कम से कम लोग डिपेंडेंट हो, ताकि उनकी खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग आज अपने पेरेंट्स को अबंडन करके चले जाते हैं। अब ये रिसर्च करते करते एक रैंडम सवाल मेरे दिमाग में आया कि क्या इतने सारे बूढ़े लोग इंडिया में ही हैं? क्या बाकी देशों में बूढ़े लोग कम हैं? वेल, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे और भी देश हैं जहाँ बूढ़े लोग हमारे देश से कई ज्यादा हैं, लेकिन वहां उनकी ये स्थिति तो नहीं है कम से कम। चलो जापान का एग्जांपल ले लेते हैं। जापान में हर 10 में से एक व्यक्ति 80 साल या फिर उससे ऊपर का है, और 29% पॉपुलेशन तो ऐसी है जो 65 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और हमारे देश से कंपेयर करो तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जापान में लोग अपने पेरेंट्स को इस तरह से अबेंडन नहीं
करते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान का सोशल एक्सपेंडिचर यानी जो वहां की सरकार अपने लोगों पर खर्च करती है वो काफी स्ट्रक्चर्ड है। और इस सोशल एक्सपेंडिचर का जो पैटर्न है वो साफ साफ ये दिखाता है कि वहां की सरकार वर्किंग एज पॉपुलेशन पर सबसे कम और एल्डरली लोगों पर सबसे ज्यादा खर्चा करती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वहां की सरकार कम पैसा खर्च करती है फैमिली अलाउंसेस पे, फिजूल की सब्सिडीज पे, जो अक्सर हमारे देश में एक फैशन हो चला है। फ्री की बिजली, फ्री का पानी और 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री का राशन भी। जबकि जापान में ज्यादा पैसा जाता है पेंशन और हेल्थ केयर जैसे एल्डरली सपोर्ट सिस्टम में। अब इससे ये तो क्लियर है कि जापान के पास अपना एक खुद का वेल एस्टेब्लिश्ड वेलफेयर सिस्टम है जो मेनली एल्डरली लोगों के लिए स्ट्रक्चर्ड तरीके से पेंशन और हेल्थ केयर पर काम करता है। और इसी वजह से जाहिर सी बात है एक फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा पड़ता ही नहीं है। और यही वन ऑफ द मेन रीजंस है कि जापान में पेरेंट्स अबेंडनमेंट केसेस बहुत ही कम है। अब यदि हम जापान के अलावा किसी और कंट्री जैसे इटली का एग्जांपल ले लें तो वहां का एल्डरली सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा अलग है। वो कैश बेस्ड सिस्टम पर काम करता है जिसमें सरकार खुद फैमिलीज को पैसा दे देती है और ये फैमिलीज की जिम्मेदारी होती है कि अब इस पैसे को किस तरह से एल्डरली केयर पे खर्च करना है। अब क्या आपने इन दोनों ही कंट्रीज के मॉडल में एक बात नोटिस की? ये कंट्रीज अपने पर कैपिटा इनकम का ज्यादातर हिस्सा हेल्थ केयर पर स्पेंड करती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, एल्डरली केयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके अलावा एक और चीज है जो हमारे देश को जापान और इटली जैसे एल्डरली देशों से अलग बनाती है, वो है हमारे एजिंग पॉपुलेशन के ट्रांजिशन की स्पीड। जैसे एक बात समझो, जापान और इटली ऐसे देश हैं जो पहले रिच बने और बाद में उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हुई, इसीलिए प्रॉपर एल्डरली केयर सिस्टम बनाने के लिए उनके पास कई सालों का टाइम था। जापान 1980 तक एक एडवांस्ड इकोनॉमी बन चुका था, उसकी जीडीपी स्ट्रांग थी, इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ग्रो कर चुकी थी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई था। वहीं इटली को देखें तो इटली भी यूरोपियन यूनियन का फाउंडिंग मेंबर था और 1980 तक उसकी इनकम लेवल भी हाई हो चुकी थी। वहां पहले से ही पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और एल्डरली केयर सिस्टम एक्टिव हो चुके थे, इसीलिए इन देशों को ऐसा सस्टेनेबल एल्डरली केयर सिस्टम बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं आई जो सीधे सीधे एल्डरली लोगों पर फोकस्ड हो। लेकिन इंडिया का केस बिल्कुल अलग है। इंडिया अभी तक फुल्ली डेवलप भी नहीं हुआ है और इसकी पॉपुलेशन अभी से ही बूढ़ी हो चली है। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने बूढ़े लोगों को सपोर्ट करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, बिल्कुल लिया है, लेकिन उनकी हालत क्या है ये आप खुद देख लीजिए। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ओल्ड एज होम बनाया जाना ही चाहिए जिसमें अराउंड 150 सीनियर सिटीजन रह सके। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? 2021 में इस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 700 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 482 डिस्ट्रिक्ट में ही ओल्ड एज होम बनाए गए हैं। एंड यू नो व्हाट, इंडिया के 70% एल्डरली लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और वहां पर कोई भी ओल्ड एज होम की सुविधा है ही नहीं, और जो है उनकी हालत इतनी खराब है कि आपको देखकर ही शर्म आ जाए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इंडिया में लॉ तो बने हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हुआ ही नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस एक्ट के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ओल्ड एज होम होना ही होना चाहिए था, उस एक्ट के लगभग 13 साल बाद भी इतनी बेसिक सी चीज प्रोवाइड क्यों नहीं करवाई जा सकी। और ये केस क्लियरली ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी में एल्डरली लोगों की केयर और वेलफेयर के लिए उतनी एम्पैथी है ही नहीं जितनी होनी चाहिए। तो ऐसे में सारा फाइनेंशियल बर्डन एक अकेले ब्रांड ओनर के कंधे पर आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट की क्या हालत है वो तो आप देख ही चुके हैं। तो अब इन शॉर्ट जिन्हें बूढ़ा होना था वो तो हो चुके, अब बारी है हमारी और आपकी, जिन्हें अभी से ये समझना जरूरी है कि आज हमें ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारा बुढ़ापा सम्मान, सुकून और अपनों के साथ बीत सके, वो भी बिना किसी मेंटल, इमोशनल और सोशल स्ट्रगल के। तो सबसे पहला है फाइनेंसेस। सबसे पहले आज के यूथ को अपने फाइनेंसेस को अपने बुढ़ापे के लिए आज से ही मैनेज करना चाहिए। मंथली SIP करो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, रिटायरमेंट फंड बिल्ड करो, कुछ भी करो, बस फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ। जितना भी आज हम जंक फूड खा रहे हैं ना, वो हमारी 60 साल वाली बॉडी पर इफेक्ट करेगा, इसीलिए उसका बर्डन हमें बुढ़ापे में ना उठाना पड़े। आज से ही रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी करो, बस अपनी हेल्थ को ठीक रखो, हेल्थ इंश्योरेंस लो। तीसरा है अपनी लाइफ का कोई पर्पस बनाओ और ये सोचो कि बुढ़ापा आते आते कोई ना कोई काम आपके पास ऐसा हो जो आपकी लाइफ आपको एमलेस ना दिखने लगे। लाइफ का जब कोई एम होगा तो आपको आपकी लाइफ अपने आप ही खूबसूरत दिखेगी। फोर्थ पॉइंट इज अपना एक सोशल ग्रुप बनाने की कोशिश करें। अभी से ही यदि आपको सोशल ग्रुप बनाने की आदत होगी तो बुढ़ापे में आप किसी एक परिवार या फिर एक व्यक्ति के साथ बंधकर नहीं रहोगे या फिर उसके ऊपर बर्डन नहीं बनोगे। फिफ्थ पॉइंट इज खुद को वर्सेटाइल बनाना है। आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को आज से ही समझने की कोशिश करना है ताकि हम भविष्य की जनरेशन के साथ में कोप अप कर पाए। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इमोशनल बॉन्ड बनाना है अपनी फैमिली के साथ में, अपने आगे आने वाले बच्चों के साथ में। हमें अपने आने वाली ओल्ड एज को वीक नहीं समझना है बल्कि उसको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आज से ही डिसीजंस लेने हैं। 2050 में आने वाला इंडिया
ऐसा होना चाहिए जहाँ बुढ़ापे का मतलब हो एक्सपीरियंस, पीस और डिग्निटी। और उसके लिए आज का 30-40 साल का व्यक्ति यदि सोच बदलेगा तभी तो 2050 वाला एल्डरली खुश रह पाएगा। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर आपको ट्रैफिक कंजेशन वाली ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। सो यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो more and more.